नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित। कहा, संविधान की मर्यादा बनाए रखना जिम्मेदारी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत अनेक हस्तियों ने दी बधाई। सरकार ने भीड़ की हिंसा को बताया निंदनीय। वित्त मंत्री ने कहा, राज्यों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश। विपक्ष ने लगाया नाकामी का आरोप। नागालैंड विधानसभा में जेलियांग का विश्वास मत आज। 47 विधेयकों के समर्थन का दावा। लीजिए सुनिए, अपनी सरकार की बर्खास्तगी को बताया अवैध। डोकाला में मौजूदा स्थिति बदलना चाहता है चीन। विदेश मंत्री ने कहा, बातचीत के लिए दोनों देशों को हटानी होगी सेना। ब्रिक्स बैठक के लिए बीजिंग जाएंगे अजित डोभाल। और आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराया। रविवार को इंग्लैंड से खिताबी भिड़ंत। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को बड़े अंतर से मात दी। इस जीत पर रामनाथ कोविंद को प्रधानमंत्री समेत अनेक नेताओं ने बधाई दी। उन्होंने भी सभी का शुक्रिया अदा किया। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने चुनाव में 65% से ज्यादा वोट हासिल किए। उन्हें 7 लाख से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार को 3,34,000 से ज्यादा मतों से हराया। चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनूप मिश्रा ने इसका औपचारिक ऐलान किया। Hereby declare that Shri Ramnath Kovind, resident of 42 HIG Maharishi Dayanand Vihar, Phase 2, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh, has been duly elected to the office of the President of India. रामनाथ कोविंद के पक्ष में 522 सांसदों ने मतदान किया। मीरा कुमार को 225 सांसदों ने वोट किया। 21 सांसदों और 56 विधायकों के वोट गलत मतदान के चलते अवैध घोषित किए गए। बीजेपी शासित राज्यों के अलावा बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु में भी रामनाथ कोविंद को मीरा कुमार से ज्यादा वोट मिले। रामनाथ कोविंद ने चुनाव जीतने के बाद सभी का शुक्रिया अदा किया। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। देश के लोगों का, हर राजनीतिक दल का और सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की समर्थित उम्मीदवार मीरा कुमार को हार का मुंह देखना पड़ा। अपनी हार स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे विचारधारा की लड़ाई बताया और समर्थन करने वाले दलों का शुक्रिया अदा किया। सम्मानीय कोविंद जी को बधाई देती हूँ भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर। सभी विपक्ष के मुख्य दलों को, जिन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया और मेरा समर्थन किया, कि जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव में शामिल हुई थी, वो आज 20 जुलाई 2017 को समाप्त नहीं हुई है। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। रामनाथ कोविंद वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। विशाल दैया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद रामनाथ कोविंद के लिए कल बधाइयों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रामनाथ कोविंद से मिले। केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए में शामिल दलों के नेताओं ने चुनाव में जीत के लिए उन्हें बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों ने भी रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुने जाने पर मुबारकबाद दी। बहुत बहुत मन से उनको बधाई देती हूँ कि एक बहुत ही गंभीर स्वभाव का और अच्छा व्यक्ति आज राष्ट्रपति के पद पे बैठने जा रहा है।
तो बहुत अच्छा लगा। मुझे विश्वास है रामनाथ जी का कार्यकाल इस सर्वोच्च संवैधानिक पद को एक और नई ऊंचाई देगा और गरिमा प्रदान करेगा। मैं फिर से एक बार रामनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। संविधान के मर्मज्ञ, भारत की राजनीति को समझने वाले हैं, संसदीय परंपरा को समझने वाले हैं, उनके बनने से बहुत ही खुशी है। उनका बहुत ही अभिनंदन। मुझे तो विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के निवासी हैं, तो इसलिए उनको मेरी हार्दिक बधाई, बहुत शुभकामनाएं। वो कानून के भी ज्ञाता है, संविधान भी उनको अच्छी तरह से मालूम है। People's representative all over India from all states, they have posed faith in Ramnath Kovind ji, and under his presidency, India will be scaling great heights. राष्ट्रपति का पद एक संस्था है, तो उनके लिए हमारा वही आदर होगा, वही सम्मान होगा, वही रिस्पेक्ट होगा, और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Now elections are over. Now he is the president of India, and we honor him, we respect him. He is the elected president of the country. आग लगी हुई है इस देश में, और ये आग ऐसी है जो हमारी जमहूरियत को, हमारे संविधान को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में हमको उम्मीद है कि जो राष्ट्रपति जी हुए हैं अपने गुड ऑफिसेज का इस्तेमाल करके और इस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। हम बधाई देते हैं देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। और एक नजर राष्ट्रपति निर्वाचित रामनाथ कोविंद के अब तक के सफर पर। रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ। 1 अक्टूबर 1945 को डेरापुर तहसील के एक छोटे से गांव परौंख में पैदा हुए रामनाथ कोविंद ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की। वकालत की डिग्री लेने के बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 16 साल तक प्रैक्टिस की। रामनाथ कोविंद ने 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार के कानूनी मामले संभाले। 1980 से 1993 तक वो केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल में थे। 1986 में उन्होंने दलित वर्ग के कानूनी सहायता ब्यूरो के महामंत्री का पदभार भी संभाला। समाज सेवा में जुड़े रहने वाले रामनाथ कोविंद बीजेपी दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं। रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं और दलित नेताओं में उनका बड़ा नाम है। रामनाथ कोविंद 2 बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वो कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे हैं। लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े रामनाथ कोविंद ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभाई। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार चुने जाने से पहले तक रामनाथ कोविंद बिहार में राज्यपाल का पद संभाल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोवा में राज्यसभा के लिए एक सीट के लिए आज चुनाव होना है। सीट पर बीजेपी गोवा इकाई के अध्यक्ष विनय तेंदुलकर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शांताराम नाइक के बीच मुकाबला है। कांग्रेस ने नाइक को दोबारा उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं राज्यसभा की 9 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें गुजरात की 3 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद अनिल माधव दवे के निधन से खाली हुई मध्य प्रदेश की एक सीट पर भी उपचुनाव होना है। 28 जुलाई तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। 29 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच और 31 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 8 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर राज्यसभा में कल चर्चा पूरी हुई। विपक्षी सांसदों ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले तत्वों को देश की शांति और समरसता के लिए खतरा बताया। सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और लोकतंत्र में हिंसा को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार का कहना है कि श्रद्धा किसी भी सूरत में हिंसा का कारण नहीं बन सकती। दलितों और अल्पसंख्यकों पर हिंसा के मुद्दे पर हुई अल्पकालिक चर्चा के जवाब में राज्यसभा में नेता सदन अरुण जेटली ने विपक्षी सांसदों को भरोसा दिया कि इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जितनी घटनाएं हुई हैं, केवल निंदा कर देना, बयान देकर इतना नहीं है, और ये कहना कि भाई आपके पास कोई विकल्प नहीं था इसलिए आपने निंदा की। और जितनी घटनाएं अभी तक हुई हैं
उसमें हर एक में कानूनी कार्रवाई एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से हुई और हर एक में लोग गिरफ्तार हुए और वो सारे गिरफ्तार लोग, अरेस्टेड लोग आज भी जेल में हैं। इससे पहले चर्चा आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने गोरक्षकों को गाय के नाम पर हिंसा करने की जगह सीमा की सुरक्षा करने की चुनौती दी। जेडीयू के शरद यादव ने कहा कि मौजूदा माहौल में लोग बसों और ट्रेनों में सफर करने से भी डर रहे हैं कि किसी को बांध के उसको मारो और फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर भारत माता इतनी ही प्यारी है तो जाओ ना सरहद पे लड़ो। हालात इतने खराब हैं कि धर्म के नाम पर कुछ लोग बस में चढ़ने से बस में चढ़ने से डर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ने से डर रहे हैं। मैंने जिस आदमी का जुनैद का नाम लिया, वो आदमी जो है उसको बचाने वाला कोई नहीं है। सीपीआई के डी राजा ने देश में फांसीवाद बढ़ने का आरोप लगाया। वहीं डीएमके के टीके इलांगोवन ने गाय रक्षा के नाम पर हिंसा नहीं थमने के लिए सरकार की आलोचना की। This is what I am saying. It is part of a project insurrection. It is part of an ideology. It is part of a political theory. I call it Manuwadi fascism. I wrote about that. It is Manuwadi fascism. Mob lynching is attacking a single person by a group of people with an intention to promote a religious cause. That is wrong. नाम निर्देशित सदस्य केटीएस तुलसी ने भीड़ हत्या को सांप्रदायिक अपराध करार दिया, तो निर्दलीय सांसद राजीव चंद्रशेखर ने हर संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने पर जोर दिया। About condemning mob violence and lynching, then it is important that he bans these organizations who are openly indulging in this kind of mob rule and mob violence. Use of violence to settle any dispute is wrong. The right to movement, liberty and life are fundamental and guaranteed under Article 21 of the Constitution. Using violence to take lives is wrong, even when it is about sensitive issues like protecting cows. सदन में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों का भी जिक्र किया। इसके विरोध में विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन इस देश का शिक्षा मंत्री अगर उनकी ऐसी सोच है, इनकी अगर ऐसी सोच है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कैसी शिक्षा दी जाएगी और दी जा रही है। चर्चा पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी विपक्षी सांसदों को भरोसा दिलाया कि सरकार सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चर्चा की शुरुआत बुधवार को हुई थी। विपक्षी सांसदों ने पहले दिन सरकार पर हिंसा फैलाने वाले तत्वों को संरक्षण देने और उन पर नरमी बरतने का आरोप लगाया था। कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा और विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सिक्किम के पास डोकाला में चीन मौजूदा स्थिति को बदलना चाहता है। डोकाला के पास भारत, चीन और भूटान की सीमा लगती है। संसद में कल उन्होंने कहा कि चीन से विवाद को लेकर सभी देश भारत के साथ हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन में मौजूदा विवाद पर गुरुवार को राज्यसभा में विस्तार से भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सिक्किम सीमा पर मौजूदा स्थिति को चीन एक तरफा बदलना चाहता है। विदेश मंत्री ने कहा कि साल 2012 में हुए समझौते के मुताबिक डोकाला में सीमा का निर्धारण भारत, भूटान और चीन मिलकर करेंगे। ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलेटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है। विदेश मंत्री ने पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि चीन डोकाला इलाके में सड़क बना रहा था। भूटान ने लिखित रूप से चीन से विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि ये मसला बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ कर लें। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भी अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कूटनीतिक रास्तों से विवाद का हल खोजने की कोशिशें जारी हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस महीने के आखिर में बीजिंग जाने वाले हैं, जहां वो ब्रिक्स NSA की बैठक में हिस्सा लेंगे। डोकाला में 1 महीने से अधिक वक्त से विवाद चल रहा है। भारत ने चीन के सड़क निर्माण का काम रुकवा दिया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। खाड़ी देश कतर में फिलहाल हालात ठीक हैं। कतर में काम कर रहे 6 लाख कामगारों को फिलहाल वहां से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने इस बात की जानकारी दी। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने कतर के साथ अपने संबंध खत्म कर लिए हैं। सऊदी अरब ने कतर के साथ हर तरह के समुद्री और हवाई रिश्तों को भी तोड़ दिया है। इन देशों का आरोप है कि कतर IS और अल-कायदा जैसे आतंकी समूहों का समर्थन करता है। हालांकि कतर इन आरोपों से इनकार करता रहा है। PSP प्रमुख मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा मंजूर हो गया है। उपसभापति PJ कुरियन ने कल सदन को ये जानकारी दी। मायावती ने मंगलवार को सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उन्होंने सभापति को 3 पेज का इस्तीफा सौंपा था। हालांकि ये पत्र खारिज हो गया क्योंकि ये उचित प्रारूप में नहीं था। नियमों के मुताबिक इस्तीफा पत्र छोटा होना चाहिए और इसमें कारण नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कल फिर से इस्तीफा सौंपा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें सदन में बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। कृषि संकट का मुद्दा कल भी राज्यसभा में उठा। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान लागत से ज्यादा फसलों की कीमत देने का वादा किया था। कांग्रेस सांसद ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की। दूसरे दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने मांगा था कि हमारे उपज का सही मूल्य दे दीजिए, जो आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आपने वादा किया था। लागत का 1.5 गुनी कीमत आप दे दीजिए, लेकिन कहीं किसी प्रकार का आश्वासन तक नहीं मिला है। कर्जा भी जो माफ किया जा रहा है, केवल फसली ऋण माफ किया जा रहा है, जबकि न मियादी ऋण उनका माफ किया जा रहा है, न ट्रैक्टर का लोन उनका माफ किया जा रहा है। मेरी मांग है कि किसानों का सब तरह का लोन माफ किया जाए। संसद में कृषि संबंधित चुनौतियां, संभावनाएं और समाधान पर आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। लागत और कृषि मूल्य आयोग के कमिश्नर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक और नीति आयोग के सदस्य ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई और खेती के भविष्य के मुद्दे पर चर्चा की। सांसदों ने भी इस मुद्दे पर रुचि दिखाते हुए विशेषज्ञों से सवाल जवाब किए। कार्यशाला का आयोजन लोकसभा के अध्यक्ष सोध ने किया था। इस चर्चा में करीब 20 सांसदों ने हिस्सा लिया। अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इंडियन पुलिस एंड इंडियन पोस्टल सर्विसेज है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है और कुछ बहुत छोटे छोटे संपर्क के ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो आखिर ऑल इंडिया एग्रीकल्चर सर्विसेज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज जिलों में जो एग्रीकल्चर अफसरों की भूमिका है वो जिला प्रशासन के आगे बड़ी नगण्य सी हो गई है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। आया था एक परदेसी, निकला वो ठेठ देसी। राम भक्त था वो, तुलसी का दीवाना। रामा तुलसी साल सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादव मास। भरकर चला गया हिंदी का खजाना। हिंदी का पंडित बनने के लिए मैंने 37 में साल भर हिंदी और तुलसीदास का रामचरितमानस पूरा पढ़ लिया और उसी समय से मैं तुलसी का भक्त बन गया हूँ। फादर बुल्के बेल्जियम और भारत के बीच में संस्कृति राजदूत था। देखिए विरासत में इस बार बाबा पुलके का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। रामचंद्र पद जय शरण। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नागालैंड के राज्यपाल PB आचार्य ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान फिर से मुख्यमंत्री TR जेलियांग,
शक्ति परीक्षण का सामना करेंगे। जेलियांग को सदन में बहुमत साबित करना है। जेलियांग गुट के प्रवक्ता टोखेहो येप्थो के मुताबिक नवनियुक्त मुख्यमंत्री नगा पीपल्स फ्रंट के विधायक के तौर पर विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि जेलियांग को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया जा चुका है। टोखेहो ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री एनपीएफ के 36, 7 निर्दलीय और बीजेपी के 4 विधायकों की मदद से बहुमत साबित कर देंगे। नागालैंड विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री शुरहोजेली लीजेसु की तरफ से विश्वास मत साबित नहीं कर पाने के बाद टीआर जेलियांग को नागालैंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। राज्यपाल ने जेलियांग से 22 जुलाई तक बहुमत साबित करने को कहा था। स्कूली छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले में गुरुवार को शिमला बंद रहा। मशहूर मॉल रोड की ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। आम लोगों के साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी कल शहर में जगह जगह पर चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस मामले में असल गुनाहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। 2 हफ्ते पहले हुई इस घटना को लेकर राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट मामले की जांच सीबीआई को सौंप चुका है। कोर्ट ने 3 सदस्यीय एसआईटी बनाने का निर्देश देते हुए 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, लेकिन पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मौत से मामले में नया मोड़ आ गया है। और हिमाचल प्रदेश में कल बड़ी बस दुर्घटना हुई। रामपुर के पास खानेरी में एक बस खाई में गिरने से 28 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हैं। बस में 36 यात्री थे। बस किन्नौर से सोलन जा रही थी। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए गए हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक बस का टायर फटने से चालक ने नियंत्रण खो दिया। इससे बस 250 मीटर नीचे सतलुज नदी में जा गिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। देश की स्वतंत्रता आंदोलन में धार्मिक कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं थी। ये बात उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शहीद सरदार नानक सिंह मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए कही। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में सभी धर्मों के लोग साथ थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि धर्म व्यक्तिगत मामला है और धर्म के आधार पर राजनीति को उन्होंने गलत बताया था। The freedom struggle was not only a struggle for independence. It was an exercise in building a nation. It was not just a movement to replace a colonial regime and deliver political power to Indians, but was aimed at using that power to secure social and economic justice and dignity for every Indian. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शहीद नानक सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे। उन्होंने सदा भाईचारे के लिए काम किया। उन्होंने बंटवारे का भी विरोध किया। The personal integrity and bravery of freedom fighters inspired millions to rise up to the cause of national freedom. They faced suffering and pain, knowing that it would inspire millions to their cause. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शहीद नानक सिंह ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को सर्वोपरि रखा, इसलिए उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। रविंद्र सिंह शेरान, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 के फाइनल में भारत ने जगह बना ली है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हराया। टीम इंडिया में हरमनप्रीत कौर की बेहतरीन पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के सामने 282 रनों का लक्ष्य रखा। हरमनप्रीत कौर ने डर्बी में 115 गेंदों पर नाबाद 171 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को हालांकि शुरुआत में झटके लगे थे। भारत का पहला विकेट 6 रन के स्कोर पर ही गिर गया, जबकि दूसरा 35 रन पर। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम कुल 245 रन ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले 2 विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए। सलामी बल्लेबाज निकोल बोल्टन ने 14 रन बनाए, जबकि बेथूनी सिर्फ 1 रन ही बना सकी। गेंदबाजी की बात करें तो भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट, शिखा पांडे और झूलन गोस्वामी ने 2-2 विकेट झटके, जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ और पूनम यादव के खाते में 1-1 विकेट आए। फाइनल में अब भारत का मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड से होगा। मशहूर गीतकार आनंद बख्शी की आज जयंती है। उनका जन्म 21 जुलाई 1930 को पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में हुआ था। आनंद को लगभग 7 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा।
फिल्म जब जब फूल खिले से उन्हें खास पहचान मिली। इसके बाद एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों के लिए उन्होंने यादगार गीत लिखे। उन्होंने बॉबी, अमर प्रेम, जीने की राह समेत कई फिल्मों के गीत लिखे। वे 4 दशक तक फिल्मी गीतों के बेताज बादशाह रहे। उन्होंने 550 से भी ज्यादा फिल्मों में लगभग 4000 गीतों में अपना योगदान दिया। अपने गीतों से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले गीतकार आनंद बख्शी 30 मार्च 2002 को इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुखसत होगी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित, कहा संविधान की मर्यादा बनाए रखना जिम्मेदारी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत अनेक हस्तियों ने दी बधाई। सरकार ने भीड़ की हिंसा को बताया निंदनीय। वित्त मंत्री ने कहा राज्यों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश। विपक्ष ने लगाया नाकामी का आरोप। नागालैंड विधानसभा में मुख्यमंत्री जेलियांग का विश्वास मत आज, 47 विधायकों के समर्थन का दावा। ली जिएत्सु ने अपनी सरकार की बर्खास्तगी को बताया अवैध। डोकाला में स्थिति बदलना चाहता है चीन। विदेश मंत्री ने कहा बातचीत के लिए दोनों देशों को हटानी होगी सेना। ब्रिक्स बैठक के लिए बीजिंग जाएंगे अजित डोभाल। और आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराया। रविवार को इंग्लैंड से खिताबी भिड़ंत। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।